हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोगों ने जो प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में बात कर रहे थे और ब्लड जो था उसमें प्लाज्मा और आरबीसी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है उसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। सबसे पहली चीज कलरलेस होती है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। आगे बात करें, ये लेस इन नंबर देन आरबीसी बट बिगेस्ट इन साइज। यानी इसका मतलब ये है कि नंबर्स में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से कम होती है, बट साइज में अगर बात करते हैं तो वो आरबीसी से लार्जेस्ट या बिगेस्ट होती है। अगर इसका रेशियो निकालते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो 600:1 आता है। इसके बाद अगर इसके नेचर की बात करते हैं, उसका जो नेचर जो होता है वो फेगोसाइटिक होता है। साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो साइज होती है वो होती है 5 to 20 म्यू। अगर शेप की बात करते हैं तो इरेगुलर होती है और इसकी जो सरफेस होती है उस पर सूडोपोड प्रेजेंट होते हैं। तो सूडोपोड प्रेजेंट इन सरफेस, यानी अमीबोइड स्ट्रक्चर होती है। आगे बात करते हैं लाइफ स्पान की। लाइफ स्पान जो होता है इसका 2 to 10 डेज होता है। लाइफ स्पान के बाद अगर बात करते हैं नंबर्स की, अगर नंबर्स की बात करें तो 4000 to 11,000 पर 100 ml ब्लड। अगर इसके नंबर इंक्रीज होते हैं, यानी 4000 यानी 4000 to 11,000 से अगर ज्यादा हो जाती है इंक्रीज, तो इंक्रीज अगर होती है तो उस इंक्रीजेशन जो होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस जो होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा? ब्लड कैंसर। क्योंकि ब्लड कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन स्टार्ट करती हैं और डिवीजन अनकंट्रोल होने की वजह से बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। तो अगर सेल्स की काउंटिंग अगर बढ़ती है, यानी नंबर्स इंक्रीज होता है, तो इसे क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। और उसका एग्जांपल होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो होता है उसमें ये वाली कंडीशन होती है, इसे बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। यानी ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब ग्लूकोज जो, यानी ल्यूकोसाइट जो है वो अपनी नंबर्स जो है, यानी अपनी जो नंबर्स हैं उसमें क्या कर रही है? इंक्रीमेंट कर रही है। उसके बाद अगर डिक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। और ल्यूकोसाइटोपिनिया जो होता है, जैसे एड्स वाली जो कंडीशन होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस होता है उसमें होती है। उसके साथ साथ टाइफाइड जो होता है उस कंडीशन में भी ल्यूकोसाइटोपिनिया होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डिक्रीज होना
स्टार्ट हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की जो काउंटिंग होती है वो कम हो जाती है। टाइफाइड के अलावा डेंगू भी आजकल है, तो डेंगू जो होता है उसमें भी यही कंडीशन होती है। तो ये सारी बातें थी नंबर्स के फॉर्म में। अब उसकी टाइप्स की और बात कर लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी की टाइप्स की बात करते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी जो होती है ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ये है कि इसमें ग्रेन्यूल जो है प्रेजेंट है और ग्रेन्यूल प्रेजेंट के साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है। अगर इधर बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट की, तो इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल जो होती है वो एब्सेंट होती है और उसके साथ साथ जो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो मोनोमॉर्फिक होता है। आगे बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट जो सेल होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहली जो होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरे टाइप की जो होती है वो होती है बेसोफिल्स और लास्ट जो होती है उसे बोलते हैं एसिडोफिल्स। इसे इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स 3 टाइप की होती हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इन्हीं सबको हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो हम लोग इनको कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो टाइप्स हैं उनको कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ते हैं। तो बनाते हैं टेबल। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की टाइप्स की। तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल से आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो टेबल है उस टेबल में हम लोग लिखेंगे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का एक ब्लॉक। दूसरा जो ब्लॉक है, अब उसमें मैं लाइन से डब्ल्यूबीसी की जो टाइप्स उसके बारे में बात करेंगे। पहले ग्रेन्युलोसाइट फिर एग्रेन्युलोसाइट के। तो सबसे पहले लिखेंगे न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिखेंगे हम लोग बेसोफिल्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिडोफिल्स और एसिडोफिल्स के बाद बात करेंगे मोनोसाइट एंड लास्ट में लिम्फोसाइट। ये चीजें हो गई हमारे पास। अब कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर हम लोग अगर लेते हैं तो वो लेते हैं नंबर्स का। नंबर्स जो लेंगे वो लेंगे पर 100 ml ब्लड के अकॉर्डिंग, यानी 100 ml ब्लड में कितने नंबर्स होने चाहिए न्यूट्रोफिल्स के, बेसोफिल्स के, एसिडोफिल्स के, मोनोसाइट के एंड लिम्फोसाइट के। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो आती है न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स की अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में होती है। ये होती है 3000 to 4000 पर 100 ml यानी 100 ml ब्लड में होती है। उसके बाद बेसोफिल्स की बात करें ये 50 to 150 पर 100 ml जो ब्लड होता है उसमें होती है। उसके बाद एसिडोफिल की बात करें तो ये होती है 200 to 300 और ये होती है 400 to 500 और लिम्फोसाइट जो होती है ये होती है 1500 to 2500। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ये होती है और
मिनिमम ये होती है। ये तो हो गई नंबर्स की बात। नंबर्स के बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की, तो देखो न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, पहली चीज तो ये जो सेल्स होती है ये पॉलीमॉर्फिक होती है, एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीमॉर्फिक टाइप का होता है। इसका भी पॉलीमॉर्फिक टाइप का और इसका भी पॉलीमॉर्फिक टाइप का। इन दोनों का मोनोमॉर्फिक होता है और इसका भी मोनोमॉर्फिक टाइप का होता है। अब इसकी बात करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस जो होता है 2 to 5 लोब में डिवाइड होता है, इसका 2 to 3 लोब में डिवाइड होता है और ये एस शेप होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं ये तो 2 लोब में डिवाइड होता है, तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। अगर इसके नेचर की बात करते हैं, थर्ड कैरेक्टर लेते हैं नेचर। तो नेचर में बात करें तो ये फेगोसाइटिक होती है, ये नॉन फेगोसाइटिक, ये भी नॉन फेगोसाइटिक, और ये दोनों फेगोसाइटिक और ये भी फेगोसाइटिक। इस चीज से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों को और क्या चीजें ध्यान रखनी है कि ये तो हम लोगों ने देखो न्यूक्लियस के बारे में लोगों ने ऐसे और डिस्कस तो बात करी थी 2 लोब में। अब मोनोसाइट जो होता है इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल होता है, और स्मॉल होने के साथ साथ ये सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंशियल होता है। सर्कमफेरेंशियल का मतलब होता है सेंट्रल से थोड़ा सा सर्कमफेरेंस जो साइड होती है उस साइड ये होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक चीज और होती है किडनी शेप होता है। और लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट का जो होता है वो बिगेस्ट होता है, बिगेस्ट होने के साथ साथ सेंटर में होता है, यानी सेल की जो सेंटर पार्ट होता है उसमें होता है। नेचर की बात हो गई, फेगोसाइटिक टाइप की, नॉन फेगोसाइटिक टाइप की हो गई। नेचर की बात आगे बात कर लेते हैं स्टेन। अब स्टेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल, यानी इसका मतलब ये होता है तो यूजुअली क्या होता है एक स्टेनर तो होता है एसिडिक और एक स्टेनर होता है बेसिक। यानी अगर एसिडिक और जो बेसिक जो होता है अगर उन दोनों से हम लोग स्टेन करते हैं इस सेल को तो ये दोनों से स्टेन हो जाती है। इस वजह से ये अब देखो जो एसिडिक जो स्टेनर जो होता है वो होता है इयोसिन। ये इयोसिन एसिडिक स्टेनर होता है और मेथाइल ब्लू जो होता है वो बेसिक स्टेनर होता है। उसकी बात करते हैं बेसोफिल्स की, तो यहाँ पर बेसोफिल्स ओनली फॉर स्टेन जो होगा वो बेसिक जो स्टेनर होता है सो बेसिक स्टेनर हमारे पास कौन सा है मेथाइल ब्लू, यानी ये मेथाइल ब्लू जो होगा उससे स्टेन होगी ये सेल, और ये जो सेल होगी एसिडोफिल सेल, ये जो सेल होती है ये होती है एसिडिक जो स्टेनर होता है उससे स्टेन होती है, और जो है हमारे पास इयोसिन। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है ओनली जो ग्रेन्युलर साइटेड सेल होती है जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होती हैं वो ग्रेन्यूल भी स्टेनिंग यानी स्टेन करती हैं। तो स्टेन करने वाली जो सेल्स है ग्रेन्युलोसाइट सेल होती हैं, तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स उनके बारे में ये दोनों से स्टेन होंगी। ये ओनली बेसिक स्टेनर होगा यानी मेथाइल ब्लू से स्टेन होगी, और ये ओनली एसिडिक स्टेनर होगा यानी इयोसिन से स्टेन होगी, और ये दोनों नो स्टेन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो चीजें आती हैं तो लास्ट में आती है अदर कैरेक्टर्स या फिर अदर वर्क।
फैक्टर्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो पहली चीज जो हमारे पास आती है न्यूट्रोफिल से रिलेटेड, वो न्यूट्रोफिल से रिलेटेड ये आती है कि इसे माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी बोला जाता है। ठीक है, इसे माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी बोला जाता है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि यूजुअली होता क्या है, जो फीमेल की जो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, उस फीमेल की न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडी प्रेजेंट होती है। अब ये क्या चीज होती है, तो फीमेल न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट इन बार बॉडी, एंड बार बॉडी प्रेजेंट इन फीमेल न्यूट्रोफिल्स। अब देखो फीमेल न्यूट्रोफिल्स जो है उनमें बार बॉडी प्रेजेंट, बार बॉडी होती क्या है, तो देखो बार बॉडी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो देखो बार, एक साइंटिस्ट था बार साइंटिस्ट, उसने बार बॉडी जो थी उसको डिस्कवर किया। बार बॉडी होती क्या है, जो एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें से अगर हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, बार बॉडी। दोबारा सुनना, एक्स क्रोमोसोम में से हमने एक माइनस कर दिया, जितने भी टोटल एक्स क्रोमोसोम होंगे उसमें एक माइनस करने के बाद जितनी भी बार बॉडी होती है, यानी बार बॉडी का निकाली जाती है, तो एक्स क्रोमोसोम -1, जैसे फीमेल जो होती है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो 2 एक्स क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या है, अगर उसमें से एक माइनस कर दिया तो एक एक्स क्रोमोसोम बचा, यानी इसका मतलब उसमें बार बॉडी प्रेजेंट है। 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक को माइनस किया तो कितना बचा, एक बचा, यानी इसका मतलब फीमेल जो होती है उस फीमेल में बार बॉडी प्रेजेंट होती है। फीमेल की न्यूट्रोफिल्स में बार बॉडी प्रेजेंट होती है। अगर मेल की निकालते हैं तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम सिंगल है, सिंगल में सिंगल माइनस किया तो 0, यानी उसमें बार बॉडी का एब्सेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में तो एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है और मेल जो होता है उसमें बार बॉडी जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बार बॉडी जो होती है उससे हम सेक्स डिटरमिनेट कर सकते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल क्या होती है, बार बॉडी होती है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, सेक्स डिटरमिनेशन यानी हेल्पफुल इन सेक्स डिटरमिनेशन। इन सेक्स डिटरमिनेशन में कौन हेल्पफुल होती है, न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि इसमें बार बॉडी यानी फीमेल जो होती है, फीमेल की न्यूट्रोफिल्स में क्या प्रेजेंट होती है, बार बॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल जो होती है वो सीक्रेशन करती है 3 टाइप की कुछ एलिमेंट्स का। जैसे पहली चीज आती है हमारे पास हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। तो हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होता है उनका सीक्रेशन कौन करती है, बेसोफिल्स करती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं एसिडोफिल्स के बारे में। तो एसिडोफिल्स जो होती हैं उनका वर्क होता है एलर्जी। तो जब एलर्जी वाली जो कंडीशन होती है उस टाइम पीरियड में ये एसिडोफिल्स जो होती हैं वो एक्साइट होती हैं, इंस्पायर होती हैं, और इंस्पायर होने से एलर्जी जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे ये रिलेटेड होते हैं। तो एलर्जी के टाइम पर ये जो होती है इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये आप लोगों को एसिडोफिल्स का याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट जो होते हैं इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, सबसे मेन चीज ये है कि जो मोनोसाइट जो होती हैं वो टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है, सारे डब्ल्यूबीसी में से सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती हैं। तो ये मोस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट साइज में होती हैं, लार्जेस्ट साइज में होती हैं। और मोस्ट स्मॉलेस्ट साइज जो होती है वो होती है लिम्फोसाइट की। मोस्ट स्मॉलेस्ट साइज। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसे मैक्रोपुलिसमैन ऑफ बॉडी बोलते हैं और इसे
बेसिक आप बोलते हैं माइक्रो पोलिसमैन ऑफ बॉडी, मैक्रो पोलिसमैन ऑफ बॉडी, ठीक है। एक बात और, मोनोसाइट जो होती है वो फेगोसाइटिक तो होती है, हमने वो इसके बारे में पहले बात कर ली। अब एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, यूजुअली क्या होता है, ये जो बेसोफिल्स जो होती हैं, ये बेसोफिल्स जो होती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होती है मास्ट सेल की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मास्ट सेल जो होती है उसकी रिप्रेजेंटेटिव कौन होती है, बेसोफिल्स होती हैं। और मोनोसाइट जो है उसके बारे में आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि ये मोनोसाइट जो होती है, यानी ये सिंगल ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो ब्लड वेसल्स से बाहर निकल जाती है, यानी ब्लड वेसल जो होती है उनसे बाहर निकलने का जो कैरेक्टर जो होता है इसका होता है मोनोसाइट का। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायएडेप्टोसिस। तो डायएडेप्टोसिस जो होती है उस प्रोसेस में, और वन जो प्रोसेस होती है वो ओनली कौन डिफाइन करती है, मोनोसाइट। आगे बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। इसका जो वर्क होता है वो वर्क ओनली फॉर ये होता है कि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब ये लिम्फोसाइट जो होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। तो ये दो टाइप की होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो इस तरीके से हमारी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट होती है। आप लोगों को इसी तरीके से कंपैरेटिव स्टडी में इस चीज को स्टडी करना है और आप लोगों को ऐसे ही ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो सेल आती है वो नेक्स्ट सेल आती है थ्रोम्बोसाइट, जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। थर्ड टाइप की ब्लड कार्पसेल्स है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है कि मेन चीज जो प्लेटलेट्स की होती है वो होती क्या है। इसका मेन वर्क जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करना होता है। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो प्लेटलेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है ओनली फॉर मेमल्स। अब मेमल्स में प्रेजेंट है तो फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवी जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, तो इनमें प्लेटलेट्स की जगह पर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं स्पिंडल सेल। तो प्लेटलेट्स की जगह फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवी जो मेमल यानी अदर एनिमल जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, स्पिंडल सेल प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसकी शेप की बात करते हैं। उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर या डिश लाइक होता है। उसके बाद साइज की बात करते हैं तो 2 to 5 म्यूज की साइज होती है। लाइफ स्पान की बात करते हैं तो लाइफ स्पान जो होता है 8 to 10 डेज होता है। लाइफ स्पान के बाद नंबर्स की हम बात कर लेते हैं तो नंबर जो होते हैं 2 to 5 लैख पर 100 ml ब्लड जो होता है उसमें। अगर इसमें इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज जो होती है, अगर इसके नंबर इंक्रीज जो होते हैं उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और डिक्रीज जो होते हैं, अगर डिक्रीज होते हैं इसके नंबर्स तो डिक्रीशन को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर लेस देन 40,000, अगर 40,000 से लेस देन अगर इसके नंबर्स हो जाते हैं तो वो क्रिटिकल काउंट होता है, क्रिटिकल काउंट। और क्रिटिकल काउंट कंडीशन जो होती है, उस क्रिटिकल काउंट कंडीशन जो होती है वो डेंगू की होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डेंगू की कंडीशन होती है 40,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करते हैं, नंबर्स की बात करें, लाइफ स्पान की बात करें, शेप साइज की बात करें, और इसके नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं तो
तो नेचर में पहली चीज तो ये आती है कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो तो एब्सेंट होता है, बट ऑल सेल ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो प्लेटलेट्स जो होती है इसकी बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी होती है, और कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी होने के साथ साथ इसमें ब्लड जो होता है उसको क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉटिंग की कैपेसिटी भी होती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें हेल्पफुल होती है। और लास्ट एक चीज और ध्यान रखनी है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड सेरोटोनिन इनको सीक्रेशन करने का भी वर्क करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटोनिन का सीक्रेशन जो होता है वो इसी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट से होता है। तो हम लोगों ने प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट के बारे में बात करी। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो जो ब्लड है उस ब्लड के वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लड के वर्क के बाद जो वर्क है उसके बारे में बात करते हैं। ब्लड के वर्क ऑफ ब्लड की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क हमारे पास आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, और दूसरा वर्क हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। तीसरा वर्क हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ फूड। फोर्थ नंबर का जो आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फिफ्थ नंबर का हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। सिक्स नंबर का हमारे पास आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। सेवंथ नंबर का जो हमारे पास आता है वो आता है repairing injury। 8 नंबर का जो आता है हमारे पास वो आता है हेल्पफुल या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। और 9 नंबर का जो हमारे पास आता है वो आता है ट्रांसपोर्टिंग फॉर वेस्ट मटेरियल। 10 नंबर का वर्क जो हमारे पास आता है वो आता है वाटर बैलेंस। और 11 नंबर का जो हमारे पास आता है वो आता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो ये सारे वर्क जो हैं वो हमारे ब्लड से रिलेटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। देखो यूजुअली होता क्या है, जितनी भी देखो डाइजेशन जो फूड होता है उस डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से ग्रोथ हो सके और अदर जो नेसेसरी जो वर्क होते हैं वो प्रोड्यूस हो सके, इसलिए ऑक्सीजन जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी सेल्स को होती है। तो यूजुअली होता क्या है, फूड के डाइजेशन के बाद उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीजन जो होती है वो
आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से अटैच होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और कहां पर जाती है? सेल्स के अंदर, जहां पर पहले से डाइजेस्टिव फूड है, उस डाइजेस्टिव फूड का ऑक्सीडेशन होगा जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी प्रोड्यूस होने से ग्रोथ होगी और अदर नेसेसरी जो वर्क होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ये सारी चीज ऑक्सीजन से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का मतलब ये होता है कि डाइजेस्टिव यानी डाइजेशन जब कंप्लीट होता है या नेसेसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो खत्म होती है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद CO2 प्रोड्यूस होती है और जो CO2 जो होती है उस CO2 को ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचाया जाता है और लंग्स से बाहर जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो होता है उस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये CO2 से रिलेटेड चीज हो गई, यानी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब फूड का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी नेसेसरी प्रोसेस जो होती है यानी फूड का डाइजेशन होगा और फूड के डाइजेशन के बाद जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिशन जो होते हैं उन एसेंशियल न्यूट्रिशन को सेल्स तक पहुंचाने का वर्क कौन करेगा? ब्लड करेगा, जिससे उसकी ग्रोथ हो सके, ग्रोथ के साथ उसको एनर्जी प्रोवाइड हो सके। तो उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेंपरेचर। अब देखो ब्लड जो होता है वो बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जो होते हैं जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोगों के एक चैप्टर है रेगुलेशन का, को रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो को रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें दो सिस्टम्स आते हैं हमारे पास। एक तो आता है नर्वस सिस्टम, एक आता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो हाई स्पीड होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है स्लो स्पीड होता है। यूजुअली होता क्या है, बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमें हार्मोन की रिक्वायर होती है। तो हार्मोन्स जो होते हैं उसकी रिक्वायर होती है। तो होता क्या है, जैसे सपोजिंग जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन को सीक्रेट करती है और वो हार्मोन सीक्रेट होकर ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और वहां पर एक स्पेशल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट होती है जिसकी वजह से जो वर्क होना था वो वहां पर कंप्लीट होता है। सपोजिंग जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ करने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उस पिट्यूटरी वजह से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा और ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट होगा वो ब्लड के थ्रू जो होगा वो सेल्स में जाएगा और सेल्स में जाके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तेज कर देगा जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वर्क भी कौन करेंगे? हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जो कौन करता है? जो हमारा यानी ब्लड होता है वो हार्मोन को ट्रांसफर करता है अलग-अलग स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें और वहां पर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। जितने भी डिजीज जो होती है उनको प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्ट करने का वर्क भी ब्लड का होता है। कैसे होता है? जैसे पॉइजन जो पार्टिकल्स जो होते हैं, पॉइजन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गए, सपोज इन बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, तो ये सब क्या होते हैं? यानी एंटीजन होते हैं। इन सबको क्या बोला जाता है? एंटीजन बोला जाता है। ये एंटीजन जो होते हैं जैसे बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो डिजीज को यानी अपनी जो कंसंट्रेशन होती है, अपने नंबर्स जो होते हैं उसको डिवीजन स्टार्ट करते हैं, यानी अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं और डिवीजन स्टार्ट करके पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और डिजीज कर देते हैं। वायरस की वजह से आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो वो वाली चीजें हैं। तो इसी तरह से तो इनको रिप्लेस करने के लिए या इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए जो ब्लड होता है उस ब्लड में जो प्रेजेंट जो डब्ल्यूबीसी जो होती है उसमें जो डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है इन एंटीजन के अगेंस्ट। तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है और ये एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है, कोएगुलेट कर देती है, जिसकी वजह से वायरस बैक्टीरिया से क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन हो जाता है। रिपेयरिंग इंजरी। अब देखो इंजरी जो होती है डब्ल्यूबीसी जो उसका मेन वर्क ये भी होता है कि जितने भी बॉडी पार्ट जो होते हैं उस बॉडी पार्ट्स की जो हीलिंग करना, बाउंड करना, हीलिंग करना बॉडी पार्ट्स की, तो ये सब काम भी किसका होता है? ब्लड में प्रेजेंट डब्ल्यूबीसी का। यानी जितनी इंजरी जो होती है उस इंजरी को रिपेयर करने का जो मेन वर्क जो होता है वो किसका होता है? ब्लड का होता है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन। अब आप हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा जो प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड प्रोटीन का मेन वर्क करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सेरेब्रम का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है जैसे हमारे कोई इंजरी होने के बाद ब्लड जो होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे-धीरे पूरी बॉडी का ब्लड रिलीज हो सकता है। उसको रोकने के लिए मेन वर्क जो होता है वो किसका होता है? प्लेटलेट्स का, जो ब्लड को क्या कर देता है? क्लोट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन अगर
डाइजेशन होने के बाद कुछ एसेंशियल जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड, उन यूरिया एंड यूरिक एसिड को ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचाया जाता है। किडनी जो होती है उसको एक्सक्रीशन कर देती है, किडनी यानी किडनी जो होती है उसको एक्सक्रीट कर देती है आउट ऑफ द सीक्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल किडनी के थ्रू और किडनी जो उसका एक्सक्रीशन कर देती है। उसके बाद बात करते हैं वाटर बैलेंस। अब वाटर बैलेंस की हम लोग बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि जो ब्लड यानी जो ब्लड होता है उस ब्लड में जो वाटर होता है वो यूजुअली क्या होता है लिक्विड, यानी जितने भी बायोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं इस बायोकेमिकल रिएक्शन में लिक्विड मीडियम जो प्रोवाइड कराता है वो ब्लड ही कराता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है वाटर होता है। ठीक है, 92% वाटर होता है तो वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कराता है। यानी यूजुअली क्या है कि जो ब्लड है यानी जो ब्लड के अंदर जो वाटर है, यानी कुल मिला के ये होता है कि वाटर की बैलेंसिंग का जो काम होता है वो ब्लड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इम्यूनिटी जो ब्लड होता है तो उसको इम्यूनिटी जो ब्लड को कंप्लीटली प्रोवाइड कराने का जो वर्क होता है वो किसका होता है वाटर, यानी वाटर बैलेंसिंग में ब्लड की जो होती है मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बॉडी के अंदर कितना वाटर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। नॉर्मल सी चीज है, जितने भी डिजीज होती है उसकी डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड का यूज करते हैं। जैसे आप लोग जब जाते हो टेस्ट वगैरह करवाने तो आपका ब्लड ही निकाला जाता है, ब्लड से ही डायग्नोसिस हो जाता है कि जो डिजीज हो रही है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या है इसका रीजन, तो वो वाली चीजें होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ब्लड था उस ब्लड के वर्क के बारे में बात करी। तो आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं